सो हेलो एवरीवन। तो अब तक हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ पढ़े थे। बहुत हम लोग नज़दीक है इस चैप्टर के एंड के। आज हमें जो पढ़ना है वो बिल्कुल अब तक जितना कुछ हम लोग पढ़ते आ रहे थे, अब तक जितना स्ट्रगल हो रहा था, चाहे वो टेरिटरी का एक्सपेंशन हो या फिर वॉर हो या बैटल्स हो, इससे बिल्कुल डिफरेंट है ये भी एक बैटल, बट टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बैटल हाथापाई वाला बैटल नहीं है। ये बैटल लड़ाई झगड़ा मारपीट या फिर उठा के पटकने, ये सब वाला कोई बैटल नहीं है। ये बैटल है कल्चरल बैटल। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कल्चर के ऊपर बात करने वाले हैं। किस तरह कल्चर भी एक हिस्सा बन सकता है नेशन स्ट्रगल में। किस तरह यूरोप के अंदर कल्चर का भी एक बहुत बड़ा भूमिका था नेशनलिस्ट भावना जगाने में लोगों के बीच में। ठीक है, तो आज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक है रोमांटिसिज्म, इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म बेसिकली एक तरह का एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट है जिसका मकसद क्या था? जिसका मकसद था लोगों के अंदर नेशनलिस्ट भावना को जगाना। जिसका मकसद था लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाना। ठीक है, और कैसे जगाना? तो ये था कि भाई फोक स्टोरीज के थ्रू, यानी कि लोक कहानियां या फिर सॉन्ग्स, ठीक है, प्लेज, बुक्स और बहुत मतलब ऐसी लोकगीत वगैरह ये चीजें हो गई। इनके थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिस्ट भावना को जगाना इनका मेन फोकस था। इनका तो सबसे पहले इन्होंने एक चीज बंद किया, ये ग्लोरीफाई करना बंद किया। ग्लोरीफाई मतलब होता है किसी को खूब ग्लोरीफाई करना, मतलब खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाना, खूब उसका गुणगान करना। तो इन्होंने ग्लोरिफिकेशन बंद किया। किसका ग्लोरिफिकेशन बंद किया? रीजन एंड साइंस। रीजन और साइंस का जो यूरोप के अंदर महिमा मंडल बोल रहे हैं, यूरोप के अंदर जो ग्लोरिफिकेशन हुआ करता था कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ साइंस है, इसको उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, इसकी आलोचना करना स्टार्ट कर दिया कि इसको ज्यादा हम लोग को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा ग्लोरीफाई करने की हम लोग को जरूरत नहीं है। इन्होंने बात किया इमोशंस के ऊपर। हमें इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए एज ए ह्यूमन। हमें इमोशन के ऊपर इन्होंने बात किया। लोगों के अंदर बोला कि भाई आपके अंदर इमोशन होना चाहिए, आपके अंदर फीलिंग्स, यू शुड हैव फीलिंग्स टुवर्ड नेशन या फिर टुवर्ड्स एनीथिंग। ठीक है, आपके अंदर इंट्यूशंस होना चाहिए। इंट्यूशंस मतलब होता है अंतर आत्मा या अंतर दृश्य, है ना। तो आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया, इमोशन के ऊपर फोकस किया, फीलिंग्स के ऊपर फोकस किया, इंट्यूशंस के ऊपर फोकस किया। ठीक है, उन्होंने साइंस और उसके पीछे के रीजंस को, ग्लोरिफिकेशन का जो है उसके जो यूरोप में चलता था कि साइंस को खूब ग्लोरीफाई करते थे, उसके रीजंस को काफी ग्लोरीफाई किया जाता था, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। और ये इनका भी एक मेथड था टू इंक्रीज द थॉट ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म की भावना जो है, जो सेंटिमेंट है, वो लोगों तक में पहुंचाया जा सके। और खास करके जब फोक स्टोरीज वगैरह, फोकलोर्स का वगैरह हम लोग बात करते हैं, तो इनका मेन मकसद होता है, कह सकते हैं हम लोग कि बिल्कुल मतलब ऐसे लोगों के बीच में बातों को पहुंचाना जो मॉडर्न टाइम के साथ कोप अप नहीं कर सकते हैं, जो मॉडर्न टाइम के साथ मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम है, समझने का प्रॉब्लम है, या फिर जो पुराने लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को इसमें काउंटर किया जाए। उन लोगों को इसमें रखा जाए कि हाँ भाई, वो सपोज करो कि कोई इलिटरेट पर्सन है, जैसे सपोज करते हैं कि हमारे एरिया में कोई अनपढ़ गवार पर्सन है, उसको हम लोग 50 बार बोलते रहेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो खैर ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई बता सकता है व्हाट इज योर नेम। बट सपोज करते हैं कि पूरा एकदम बेड़ा गर्क है उसका, पूरा एकदम हालते खस्ता है, को ठोक नहीं बुझाता है इंग्लिश में। अगर उसको लोग 50 बार पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वो हर बार एक ही आंसर देगा, मार के कपाल फाड़ देगा। ठीक है, तो हर बार वो एक ही आंसर देगा, बिकॉज वो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है वो। ठीक है, इलिटरेट है, तो उसके उससे नाम पूछने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? अपने एरिया में या अपने लोग हैं आसपास में, तो उससे नाम पूछने के लिए कैसे हम लोग बोलेंगे? अपने रीजन में हम लोग कैसे बोलेंगे? का नाम है हो, का नाम बहू, का नाम हो रे, यही सब लैंग्वेज का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो फोक बेसिकली होता है जो लोकल होता है,
वो लोकल लोगों को कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, जो उस भाषा को, जो एंशिएंट टाइम के भाषा से जुड़े हुए आ रहे हैं उन लोगों को समझाने के लिए, जो मॉडर्न चीजों के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली रोमांटिसिज्म क्या था, ये एक तरह का एक मूवमेंट था, कल्चरल मूवमेंट। ये एक तरह का कैसा मूवमेंट था, कल्चरल मूवमेंट था, जिसका फोकस क्या था कि भाई लोगों के अंदर इमोशन हो, फीलिंग्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है, इंट्यूशंस हो, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट या फिर नेशन का सेंटिमेंट जागे, राष्ट्र को लेके एक भावना सबके अंदर जागे। इन्होंने पूरा क्रिटिसाइज किया। दे क्रिटिसाइज्ड व्हाट, दे क्रिटिसाइज्ड रीजन एंड साइंस का ग्लोरिफिकेशन। साइंस का जो ग्लोरिफिकेशन यूरोप में होता था उनको क्रिटिसाइज किया करते थे ये लोग, ठीक है। और बेसिकली सॉन्ग्स के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, प्लेस के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, फोकलोर्स के थ्रू या फिर फोक स्टोरीज के थ्रू ये अपने बातों को यानी कि नेशनलिस्ट भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, ठीक है। उसमें एक जर्मन फिलोसोफर हुए जोहान हेराल्ड। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, साथ में रोमांटिक पोएट भी थे, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो जर्मन लोगों का अपना असली कल्चर है, जो जर्मन कल्चर है, वो जर्मन के लोकल लोगों के बीच में पाया जाता है। यानी कि जर्मन जो कल्चर है वो दुनिया भर में नहीं, जो लोकल लोग रहने वाले हैं ना जर्मन के, उनके बीच में पाया जाएगा। जैसे सपोज करता है कि हमारा कोई ऐसा कल्चर है जैसे लिट्टी चोखा। खैर लिट्टी चोखा तो काफी इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, अब तो बहुत दूर तक फैल गया। लेकिन पहले जब लिट्टी चोखा सिर्फ अपने एरिया का, सिर्फ बिहार तक का व्यंजन हुआ करता था, यहीं तक का भोजन हुआ करता था, उस टाइम में क्या था, वो उतना ही कल्चर फैला हुआ था। कहने का मतलब है कि जैसे लिट्टी चोखा एक व्यंजन है, खाने का क्या है, खाने का चीज है, वो जब तक पूरा एक्सपैंड नहीं हुआ, पूरा दुनिया तक नहीं पहुंचा, तब तक तो बिहार में सीमित था। सिर्फ बिहार के लोग उसको जान रहे थे लिट्टी चोखा को। अब सपोज करते हैं एक सिचुएशन कि बिहार के लोग बिहार में ही बसे हुए, कोई बाहर नहीं जा रहा है, और बाहर से कोई रहने के लिए बिहार में आया, वो यहां से लिट्टी चोखा टेस्ट करके गया दिल्ली में जाके अपना ठेला लगा दिया लिट्टी चोखा का। गारंटेड ही नहीं कि उसको सेम स्वाद मिल पाएगा दिल्ली में। बिहार वाला स्वाद दिल्ली में नहीं मिल पाएगा लिट्टी चोखा का। कितना भी यहां से सीख के जाएगा तो बिहार वाला स्वाद तो नहीं मिलेगा। यानी कल्चर जो है वो लोकल लोगों के बीच में ही रह जाता है। अब कल्चर में खाना भी आ जाता है, कल्चरल फूड। अब मुंबई में जो लिट्टी चोखा मिल रहा होगा उसका टेस्ट हम लोग से, घर वाले से कोई बराबरी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कल्चर जो होता है वो लोकल लोगों के बीच में होता है, समझना है। तो कल्चर क्या होता है, लोकल लोगों के बीच में होता है। ऐसा कौन बोल रहे थे, जोहान हेराल्ड बोल रहे थे। और लोकल लोगों के बीच से जुड़ने का एक ही तरीका है, जो भी हम बताएं, फोक स्टोरीज के थ्रू। फोक स्टोरीज के थ्रू कहानियों, जो लोक कहानी है, जो उनका इतिहास है, जो हमारा सपोज करो कि जो हमारा बिहारी इतिहास है, वो बताने के लिए क्या फोक स्टोरीज होना चाहिए, ठीक है। फोक स्टोरीज हो, फोक सॉन्ग्स हो, प्लेज हो, बुक्स हो, ये चीजें हो, ठीक है। तो जोहान हेराल्ड क्या कह रहे थे कि जर्मन जो है उसका कल्चर जर्मन के लोगों, लोकल लोगों के बीच में है, उनके फोक स्टोरीज के बीच में है, ठीक है, उनके फोक टेल्स के बीच में है, उनके सॉन्ग्स के बीच में है, प्लेस के बीच में है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। जोहान हेराल्ड बोल रहे थे कि भाई जर्मन कल्चर जो है वो लोकल जर्मन लोगों के बीच में, जो कॉमन जर्मन, जिनका सेम कल्चर, सेम पास्ट है, जिनका सेम ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पास्ट रहा है, जो कॉमन लोग है जर्मन, उनके बीच में ही जर्मन कल्चर एक्चुअली पाया जाएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी रोमांटिक पोएट वगैरह थे, जो रोमांटिसिज्म जो एक मूवमेंट था उसको आगे बढ़ा रहे थे, उनका एक ही मकसद था, टू क्रिएट अ नेशनल फीलिंग। वो चाहते थे कि लोगों के बीच में कैसा फीलिंग है, क्रिएट अ नेशन फीलिंग, नेशनल सेंटिमेंट, राष्ट्रवादिता की भावना हो उनके अंदर, नेशनल सेंटिमेंट्स हो उनके अंदर, ठीक है। और इसको प्रोपेगेट करने का एक ही तरीका क्या उन लोगों को सूझा, सब ऐसा। एक बात ये है ना कि सबका अपने अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट्स कर रहे थे। अब जो पोएट्स लोग हैं वो अगर वॉर में चल जाएंगे तो उनका तो तबीयत खराब हो जाएगा। वो तो लड़ाई झगड़ा टेरिटरी एक्सपेंशन से नहीं कर सकते, वो तो अपने तरीके से ही अपनी बातों को सोसाइटी में रखेंगे। जैसे हम लोग भी अपने कल्चर को कैसे जानते हैं, जैसे मॉडर्न इंडिया जब लोग पढ़ते हैं कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल क्या था, तो मूवीज वगैरह देखते हैं तो काफी उससे इंस्पायर होने को मिलता है, या आर्मीज की मूवी देखते हैं, डिफेंस की मूवी देखते हैं तो उससे भी लोग काफी इंस्पायर होते हैं। तो एक तरह से ये प्लेज, मूवीज वगैरह, कभी कभी लोग सुनते हैं कि जिम जाने के लिए भी सॉन्ग सुनते हैं लोग, बहुत मोटिवेशनल टाइप का, ठीक है। तो इन सब चीजों से भी क्या मिलता है, बॉडी को मोटिवेशन मिलता है। इन सब चीजों से माइंड क्या होता है, एक थॉट आता है माइंड के अंदर कि हाँ भाई
ये ऐसा हुआ है, ऐसा हम भी कर सकते हैं, ठीक है, या ये हमारा कल्चर है, हमको इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, या इसके लिए हमको भी कुछ आगे बढ़ के करना चाहिए। या सपोज कोई मोटिवेशनल गाना सुन लिए तो 4-5 घंटा तक के लिए पूरा लगता है कि नहीं पढ़ना जरूरी है, हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो 4-5 घंटे रहता है लेकिन। तो ठीक है, ये बात है कि नेशनल सेंटिमेंट उनका एक ही मकसद था, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने का जहां पे लोगों के बीच में नेशनल सेंटिमेंट को जगाया जा सके, उनके बीच में राष्ट्र की भावना को जगाया जा सके। और उसी में एक नाम पढ़ लिया जोहान हेराल्ड का, जब वो अच्छा बात बोल दिया कि भाई जर्मन जो कल्चर है वो जर्मन लोकल लोग भी पाया जाएगा, जो लोकल जर्मन है, जो कॉमन जर्मन है, जिनका इतिहास, जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंशिएंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉमन है, दे हैव कॉमन पास्ट। उनका पास्ट कैसा है, कॉमन पास्ट, और ये हिस्टोरिकल पास्ट। पास्ट मतलब ये नहीं कि कल गिर के छत पर से तो पास्ट हो गया, नहीं, कल छत पर से गिर गया, ये कोई पास्ट वास्ट नहीं है, हिस्टोरिकल पास्ट, हिस्टोरिकल पास्ट, ठीक है। उनका कुछ ऐतिहासिक, कुछ बहुत बड़ा, जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग का पास्ट है, बहुत बढ़िया पास्ट है, मॉडर्न इंडिया हो गया जहाँ पे इंडिया को फ्रीडम मिलता है ब्रिटिशर से, फिर इस्लामिक रूल, फिर बिल्कुल एंशिएंट चल जाता है, सिविलाइजेशन वगैरह, वैदिक कल्चर, ये सब चीजें। तो ये सब क्या हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर है, और ये सब चीजें हमें पता भी कैसे चलता है, ये फोक टेल्स, ये बुक्स, ये स्टोरीज, ये कहानी, यही सबसे पता चलता है। तो इनका भी अच्छा खासा रोल होता है, कल्चर का भी काफी अच्छा रोल होता है नेशनलिस्ट भावना जगाने के लिए, ठीक है। कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनका मकसद क्या था, एक ऐसा नेशनल सेंटिमेंट की भावना, नेशनल सेंटिमेंट, लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना जागे, लोगों को ये पता चले कि हम लोग क्या है, एक कॉमन पास्ट, नेशन बिल्डिंग में, देखो नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र बनाने में क्या होना चाहिए, एक कॉमन पास्ट होना चाहिए, एक हिस्टोरिकल कॉमन पास्ट है, जिसका हिस्टोरिकल कॉमन पास्ट है, उसको नेशन बिल्डिंग बनाने में बहुत बढ़िया मदद मिलेगा। मतलब दे कैन बिल्ड द नेशन वेरी इजीली। सपोज करते हैं कि ये कितना बड़ा यूरोप है, ठीक है, इसके अंदर जर्मन है, इसके अंदर रशियन है, इसके अंदर पॉलिश पीपल है, पोलैंड वाले लोग हैं, और भी कई तरह के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जो कॉमन कल्चर वाले हैं, जिनका अपना, जर्मन लोग अपना इतिहास अलग, रशियन का अपना कुछ इतिहास बहुत ग्रेट, ये पोलैंड वालों का अपना कुछ इतिहास ग्रेट है, ग्रेट इतिहास है, ठीक है। तो जिसका इसका अपना कॉमन कल्चर है, सब इसमें मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन कल्चर वाले हैं, अपना एक नेशन, उनके अंदर एक नेशन बिल्डिंग होगा, ठीक है। जैसे एक बात बताएं कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, अगर वो भी तो इंडिया से गया है, इंडिया के पार्ट को ही काट के क्या बन गया है, नया कंट्री बना दिया गया पाकिस्तान। तो सिमिलरली यहां भी वही थॉट है कि भाई उसके अंदर सेम कल्चर वाला, पाकिस्तान किस बेसिस पे बना है, वो रिलीजन के बेसिस पे बना है कि मुसलमान लोग जितने भी हैं वो कहां चले जाएंगे, इधर साइड पाकिस्तान, इधर साइड पहले अब हो गया बांग्लादेश, पहले था ईस्ट पाकिस्तान। तो जो मुस्लिम बहुमत बोल रहे मुस्लिम बहु इलाका है, वो अलग एक देश बन गया। सिमिलरली यहां था जिनका कल्चर सेम है, वो एक अलग नेशन बिल्डिंग बना सकते हैं, एक अपना अलग उनके अंदर थॉट होगा नेशन बिल्डिंग का। जैसे जर्मन वालों को लगा कि नहीं भाई हम लोग अपना सेपरेट नेशन होना चाहिए, इसमें रशियन लोग क्या कर रहे हैं, इनको अपना भाई देश भेजो, ये थॉट जनरेशन था, ये होना चाहिए नेशन बिल्डिंग के लिए। इसके लिए आपका कॉमन पास्ट का चाहिए, बहुत हिस्टोरिकल कॉमन पास्ट हो, ठीक है। एक हेरिटेज क्या होता है, ऐतिहासिक हेरिटेज मतलब होता है ना संभाल के रखने वाला चीज। तो आपका जो इतिहास है, जो हेरिटेज है आपका, वो कॉमनली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक कॉमन पास्ट होना चाहिए, तब जाके आप मिला के एक नेशन खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें जो है वो कैसे फैल सकती हैं, कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो कल्चरली एक चीज है, सॉन्ग्स से, फोक डांस से, फोक स्टोरीज से फैल सकती हैं। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में क्या होता है ना कि उनकी जो एंशिएंट बैटल है, जैसे तराइन वाला बैटल है, पानीपत का बैटल, ये सब वगैरह क्या होता है, इसका बखान होता है। जो वहां के लोकल लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज में गाना वाना बना के उस गीत वगैरह गाया करते हैं, ठीक है। तो उसको लोग बोलते हैं फोकलोर्स बोलते हैं, या फिर फोक स्टोरीज के फॉर्म में सुनाया जाता है, ठीक है। ये चीज है। अब देखते हैं कि यही चीज क्या कर सकता है, लोगों के अंदर एक फीलिंग ला सकता है कॉमन कल्चरल पास्ट का, ठीक है। यही नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेगा। फोकलोर जो है, फोक डांस है, फोक स्टोरीज है, और इनको रिकॉर्ड करना, इनको स्टोर करना, इनको बचा के रखना, प्रिजर्व करना काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनको प्रिजर्व करना, बचाना काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, फोक स्टोरीज हो गया, फोकलोर्स हो गए, प्लस में एक नया वर्ड हम लोग को देखने को मिलेगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या है, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब आपका लोकल लैंग्वेज, क्योंकि लोकल लैंग्वेज बहुत जरूरी है।
जैसे एक ही होता है ना कि भाई चलो कॉमन लैंग्वेज आ गया इंग्लिश, तो उसने पूरी दुनिया को क्या कर रखा है, कनेक्ट। बट आपके अंदर घर में तो इंग्लिश नहीं चलेगा ना। अब हम लोग अपने अल्लाह वल्लाह में इंग्लिश बोलना अगर स्टार्ट कर देंगे तो लोग ढेला फेंक के मारेगा कि लगता है ना रांची से छूट के आया है काके से। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज को भी काफी एम्फेसाइज किया गया, उसको भी काफी क्या किया गया, फोर्स स्ट्रेस दिया गया कि नहीं आप लोकल लैंग्वेज के थ्रू चले। जैसे अगर हम लोग हल्का सा पीछे जाते हैं, बहुत पीछे नहीं, ज्यादा दूर नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब रॉबिस्पियर आता है पावर में, तो लोगों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज रख दिया जाता है कि फ्रेंच इज योर कॉमन लैंग्वेज, सब लोग फ्रेंच में बात करेंगे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चाहिए, सब अपने रीजन का अलग अलग लैंग्वेज है उस पे स्ट्रेस दो। जरूरी नहीं कि आपको महान बनना है कि एक लैंग्वेज पूरा दुनिया को कनेक्ट कर दे, नहीं, आपका जो लोकल लैंग्वेज है उस पर आप ज्यादा स्ट्रेस कीजिए। तो ये होता है वर्नाकुलर लैंग्वेज, उस पर आप स्ट्रेस कीजिए, उस पर आप स्ट्रेस दीजिए, उसको एम्फसाइज किया गया कि वर्नाकुलर लैंग्वेज को काफी बढ़ावा दिया जाने लगा यूरोप के अंदर। और क्या है, अब इसमें जो लोकल्स थे, लोकल्स प्लेस वगैरह, ये स्टोरीज वगैरह, लोकल प्लेस, इनका मकसद सिर्फ अपने हिस्ट्री को बताना नहीं था। इनका मकसद अपने हिस्ट्री को बता के, अपने कल्चर को बता के नेशन बिल्डिंग का नहीं था। अपने हिस्ट्री से, अपने कॉमन हेरिटेज से, पास्ट से, इससे अपना कनेक्ट करना नहीं था। इनका मकसद था जो मॉडर्न लोग हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, जब बीत गया तो बात क्या, जो मॉडर्न लोग हैं उनको कैसे एकत्रित किया जाए, उनको कैसे बराबर किया जाए। अब यूरोप का टाइम इतना पुराना बातचीत चल रहा है, जब चलो ठीक है स्कूल वगैरह था बट लोग उतने लिटरेट नहीं थे, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। उस टाइम क्या किया जाए, तो उस टाइम भाई मजबूरी है कि आपको लोकल लैंग्वेज पे प्रेशर देना पड़ेगा। इसी वजह से सब कुछ कनेक्टेड है। लोकल लैंग्वेज पे क्यों, वर्नाकुलर लैंग्वेज पे क्यों प्रेशर दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोकल लैंग्वेज को ज्यादा बढ़िया कैच करेंगे। और हमको नेशन बिल्डिंग करना है, अपना इतिहास सुनाना है, तो अपने भाषा में सुनाएंगे तब तो लोगों को जोड़ेंगे। ठीक है, अब इंडियन हिस्ट्री लाके बैठ के हम इंग्लिश में बकने के लिए मम्मी पापा को बैठ के इंग्लिश में पूरा सुना रहे हैं, तो हम लोग तो यही कब बोलेंगे कि बेटा निकालो घर से बाहर, निकालो इसको निकालो इधर से, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे लोकल लैंग्वेज से कनेक्शन होता है, चाहे आपके इतिहास का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, कल्चर का हो, लोकल लैंग्वेज से होगा कनेक्शन। समझ में आया? इस वजह से ये था कि भाई अब हमको जो देश बनाना है, हमको जो अपना नेशन बनाना है, वो मॉडर्न ही नेशन बनाना है, वो आजकल के लोगों को मिलाकर बनाना है, जो लोकल लोग हैं उनको मिलाकर बनाना है। अब वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो अंग्रेजी पढ़ के फायदा क्या है, तो फ्रेंच पढ़ के फायदा क्या है। अब वो जब पढ़े लिखे ही नहीं है तो उससे फायदा, आप उस लैंग्वेज में प्रेशर देंगे ना जो लोकल लैंग्वेज लोग समझेंगे, जो ज्यादातर लोग समझ रहे होंगे। अब सपोज करते हैं कि हम एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहां पे 50 बच्चे हैं, 50 में से 45 बच्चे को इंग्लिश आता है, वहां पे हिंदी बोल के हम क्या उखाड़ लेंगे, कॉमन सेंस। 50 में से 45 बच्चों को इंग्लिश आता है, वो हिंदी नहीं समझते 1% में, वहां पे हिंदी बोल के हम क्या ही करेंगे। ठीक है, तो वही है कि भाई इतने सारे लोगों को अगर जोड़ना है और लोग पढ़े लिखे है ये नहीं है, फिर फ्रेंच में, इंग्लिश में पोलिश के फायदा कुछ नहीं है। लोकल लैंग्वेज को पकड़ो, लोकल लैंग्वेज में उनकी बातों को समझाओ ताकि बातें और फैले। लोकल लैंग्वेज में बातों को समझाओ ताकि बातें क्या हो, और फैले दूर दूर तक। तो इन लोकल लैंग्वेज का यूज इसलिए किया गया था ताकि अपने हिस्ट्री के साथ साथ जो पुराना इतिहास है उसके साथ साथ मॉडर्न लोगों को जोड़ा जा सके, उसमें मॉडर्न लोगों को उसमें क्या किया जा सके, कनेक्ट किया जा सके। यानी मिला जुला के बात ऐसा चल रहा है ना, अब जो नेशनलिज्म की भावना है वो टेरिटरी एक्सपेंशन था, यानी कि टेरिटरी फैला कर एक अपना किंगडम बना दिया, उससे नेशनलिज्म की भावना थी। वॉर्स बैटल्स का यूज करके, लड़ाई झगड़ा करके। तीसरा आया कल्चर के थ्रू, अब कल्चरली लोगों तक ये नेशनलिज्म की भावनाओं को फैलाने जाने लगा। ठीक है, और एक खास करके देखा गया एक जगह यूरोप का पोलैंड, पोलैंड के अंदर ज्यादा देखा गया। पोलैंड के अंदर इन बातों का फैलना, ये रोमांटिसिज्म का फैलना, ये पोलैंड के अंदर ज्यादा देखा गया। उसके पीछे रीजन ये था कि 18th सेंचुरी के आते आते, मतलब एंड तक, एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी खत्म हो रही थी, उसके आते आते पोलैंड जो है मतलब एक टेरिटरी बचा ही नहीं, एक ये फ्री टेरिटरी, फ्री लैंड का एरिया कुछ बचा ही नहीं, इसको बांट दिया गया। इट वॉज डिवाइडेड। पोलैंड को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ये तो अपना खुद का अपना मतलब क्या है, एक तरह से अपना इसका आइडेंटिटी भी नहीं बचा। बेचारा अभी स्कूल में एडमिशन लिया था और इसका आइडेंटिटी कार्ड भुला गया। ठीक है, तो पोलैंड को क्या किया गया, बांट दिया गया। रशिया हो गया, प्रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सब जो पावरफुल नेशन थे
उन्होंने पोलैंड के टेरिटरीज को बांट लिया आपस में, ठीक है, पोलैंड के टेरिटरीज को आपस में बांट लिया गया। किसके द्वारा? रशिया, ऑस्ट्रिया, ये बड़े बड़े पावर्स है, यूरोपियन पावर, इन्होंने क्या कर लिया? पोलैंड को बांट लिया। अब इनके पास नो ओन टेरिटरी, कोई टेरिटरी नहीं है, ना इनके पास लड़ने का कोई फायदा है। लड़ाई हुआ था, ऐसा नहीं था कि 1831 में इन्होंने रिवोल्ट किया था रशियन लोगों के खिलाफ, रशियन ऑक्यूपेशन हो रहा है, रशियन डोमिनेंस के खिलाफ, डोमिनेंस ऑफ रशियन लोगों ने जो इन पे डोमिनेंस बना कर रखा था उसके खिलाफ लड़ाई, इन्होंने विद्रोह किया था 1831 में, बट आराम से हरा दिया, आराम से रिवोल्ट क्या कर दिया? शांत कर दिया। तो इनके पास खुद की टेरिटरी नहीं थी, कोई इंडिपेंडेंट इनका नेचर नहीं बचा था, नेचर बोले कोई इंडिपेंडेंट इनका आइडेंटिटी नहीं बचा हुआ था। प्लस में और ना हुआ तो रशियन लोगों ने क्या किया? पोलिश लैंग्वेज को खत्म कर दिया, बोला कि पोलिश लैंग्वेज नहीं चलेगा पोलैंड के अंदर, पोलैंड के अंदर चलेगा रशियन लैंग्वेज। स्कूल्स वगैरह सब जगह जबरदस्ती रशियन लैंग्वेज को क्या कर दिया गया? थोप दिया गया। रशियन लैंग्वेज लोगों पे क्या कर दिया गया? इंपोज कर दिया गया। यानी कि रशिया ने क्या किया? पोलैंड का लोकल जो लैंग्वेज था उसी को खत्म कर दिया। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि भाई पोलैंड में अब इसके बाद क्या होगा, तो पोलैंड में क्या होगा ना, लैंग्वेज के बेसिस पे सब होगा, लैंग्वेज पे ही सब होगा, ठीक है। तो पोलैंड में एक फिलोसोफर आए, कैरोल कुरपिंस्की, कैरोल कुरपिंस्की, अजीब सा नाम है। ये एक क्या थे? पोलैंड के फिलोसोफर थे, ठीक है। इन्होंने अपने जो स्ट्रगल है, जो नेशन का स्ट्रगल है, जो पोलैंड का स्ट्रगल था रशिया के खिलाफ, इन्होंने अपने म्यूजिक के थ्रू, म्यूजिक हो गया जैसे म्यूजिक में क्या ओपेरा, ओपेरा म्यूजिक चल रहा था, जैसे ओपेरा ये 3 इडियट में जो वीरू सहस्त्रबुद्धि है, जब वो 7.5 मिनट का ब्रेक लेता है अपने पूरे दिन में, जब वो 7.5 मिनट का जब ब्रेक लेता है शेव वेव कराने के लिए, तब वो क्या करता है? तब वो ओपेरा म्यूजिक सुनता है, उसको हम लोग ओपेरा म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है। काफी पुराना, काफी ट्रेडिशनल म्यूजिक है। तो ये जो थे कौन? कैरोल भाई सब जो थे, इन्होंने नेशनल स्ट्रगल को, अपने नेशन के स्ट्रगल को, पोलैंड को बचाने के स्ट्रगल को उन्होंने म्यूजिक के थ्रू, ओपेरा के थ्रू, फोक डांस के थ्रू क्या किया? लोगों के बीच फैलाना स्टार्ट किया, लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि वी शुड हैव आवर नाउ नेशन, हमको अपना नेशन बनाना होगा। ये कब तक अगल बगल के जो अड़ोसी पड़ोसी हम लोग घर में कब्जा करके रहेंगे, है ना? कब तक अड़ोसी पड़ोसी लोग जो है हमारे ऊपर कब्जा करने के रहेंगे? एक प्लेट चीनी का दे दिए, पूरा राशन का डिब्बा उठा के लेके चल गए। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से उन्होंने क्या किया? अपने फोक डांस के थ्रू, ओपेरा म्यूजिक के थ्रू, उन्होंने जो नेशनल स्ट्रगल है, जो नेशन का स्ट्रगल है, जो उनके नेशन का स्ट्रगल है, पोलैंड का जो स्ट्रगल था राष्ट्र बनने का, उसको रिप्रेजेंट किया इसके थ्रू। फोक डांस वगैरह को उन्होंने नेशनल सिंबल बना दिया, नेशनल सिंबल, डांसेस वगैरह। पोलोनाइज करके डांस हुआ करता था, पोलोनाइज, बोला कि ये सब हमारे स्ट्रगल का सिंबल है। इस वजह से लोगों के भीतर एक भावना जागी है, एक नेशनल सेंटिमेंट जागा हुआ है, ठीक है। और क्या होता है कि अब जैसा है कि पूरा क्या हो चुका है, पूरे पोलैंड के ऊपर रशियन लोगों का राज है, रशियन लोगों ने कब्जा करके रखा है, रशियन और बाकी यूरोपियन पावर में। तो रशियन लोगों ने जब कब्जा करके रखा हुआ है, उन्होंने अपने लैंग्वेज को पूरे पोलैंड में क्या कर दिया? इंपोज कर दिया लोगों पे, कि अब यहाँ पे पोलैंड का पॉलिश लैंग्वेज नहीं चलेगा। पोलैंड का कौन सा लैंग्वेज? पॉलिश। अब ये पॉलिश लैंग्वेज हो, जूता इसी से, वो पॉलिश नहीं है, पॉलिश लैंग्वेज है। तो पोलैंड के अंदर पॉलिश लैंग्वेज नहीं चलेगा, पोलैंड के अंदर रशियन लैंग्वेज चलेगा, चाहे वो स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, अगल बगल दुकान हो, कहीं भी चलेगा। अब लोगों के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं था, पूरा तो उनका लैंग्वेज भी इनसे छीन लिया गया, ठीक है। तो लोगों के बीच अब यही चीजें थी, जो डांसेस, जो सॉन्ग, जो लोक कहानियां, जो ऐतिहासिक बातें, लैंग्वेज, इसी सब से नेशन बिल्डिंग हुआ पोलैंड का। इन्हीं सब से क्या हुआ? पोलैंड का नेशन बिल्डिंग इन्हीं सब चीजों से हुआ। अब लोगों के बीच में जैसे खत्म हो गया कि पॉलिश भाई लैंग्वेज यूज नहीं होगा, रशियन लैंग्वेज यूज होगा, फिर भी जो चर्चेज वगैरह थे, चर्च वगैरह में जो प्रिस्ट हुआ करते थे, जो पुजारी वगैरह होते थे, जो बिशप्स हुआ करते थे, उन लोगों ने जो क्या बोल सकते हैं, मतलब कि मंदिर के नोटिसेस को या फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस को या मंदिर चर्च की बातों को क्या किया? पोलिश लैंग्वेज में ही रखा। क्या रखा?
पॉलिश लैंग्वेज में ही रखा, उन्होंने लैंग्वेज नहीं चेंज किया चर्च के अंदर, उन्होंने चर्च नोटिसेस में लैंग्वेज चेंज नहीं किया, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में लैंग्वेज चेंज नहीं किया, उन्होंने बोला लैंग्वेज ही हमारी पहचान है। ठीक है, लैंग्वेज ही क्या है, हमारी पहचान है, हम लैंग्वेज को नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से कई सारे प्रीस्ट को जेल भेजाना पड़ा, कई लोगों को साइबेरिया भी भेजा गया इस रीजन से कि हाँ भाई आप भाई रशियन लैंग्वेज का तो प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। हम बोले रशियन लैंग्वेज तो आप क्या कर रहे हैं, पॉलिश यूज कर रहे हैं, गलत है, उठा के फेंको इनको साइबेरिया की ठंडी हवाओं में, कोई को फेंक दो जेल में। ठीक है, तो ये चीजें पूरे सिनेरियो थी लैंग्वेज को लेकर। और लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट था पोलैंड में भी आप समझ सकते हैं कि पोलैंड में क्या हुआ, पूरा फाइट था लैंग्वेज के बेसिस पे, पूरा लैंग्वेज के बेसिस पे ही पॉसिबल हो पाया। रशियन लोगों से लड़ना था भाई, ये बताओ ना, ये कौन से कैरोल है, ये म्यूजिक के थ्रू, फोक डांस के थ्रू एक सिंबल बना रहे कि हाँ भाई ये सिंबल इसका नहीं कि नेशन बिल्डिंग भी है, वो लैंग्वेज पे भी फोकस कर रहे हैं कि ये हमारा अपना लैंग्वेज है। ठीक है, ये अपना नेशन का पहचान है, ये हमारे नेशन की क्या है, पहचान है। इसके थ्रू इसलिए वो नेशनल स्ट्रगल को, राष्ट्र बनाने की जो क्या है स्ट्रगल है उसको, और फोक को, दोनों को जोड़ रहे हैं। फोक मतलब होता है लोक, हमारा ऐतिहासिक, वो दोनों चीजों को क्यों जोड़ रहे हैं, ताकि एक वो फीलिंग है, नेशनलिस्ट फीलिंग है। और उसका रीजन क्या बने, हमारा लोकल लैंग्वेज, हमारा वर्नाकुलर नहीं, हाँ हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेज, हमारा लोकल्स लैंग्वेज जो है वो एक तरह से जो पॉलिश लैंग्वेज है वो एक जरिया बने किस चीज का, वो एक जरिया बने नेशन स्ट्रगल का। इस वजह से डांसेस को और सॉन्ग्स को, जो लोकल सॉन्ग्स थे उनको नेशनलिस्ट स्ट्रगल का सिंबल बनाया गया। और एक तरह से लोगों के बीच में, एक तरह से लोगों के बीच में ये जो नेशनल, ये जो लैंग्वेज हुआ, ये जो पॉलिश लैंग्वेज था, इसको एक हथियार की तरह देखा गया कि ये क्या है, एक वेपन है। ये एक रशियन डोमिनेंस के खिलाफ, एक रशियन पावर के खिलाफ जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ पॉलिश एक क्या है, एक ऐसा वेपन है जिसके थ्रू हम लोग उससे क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, उनसे अलग हो सकते हैं, अपना एक हम लोग राष्ट्र बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिश लैंग्वेज को क्या देखा गया, एक हथियार से देखा, एक हथियार के रूप में देखा गया। और बताया भी कि लैंग्वेज वगैरह ये चीजें क्या थी, ये कनेक्ट कर रही थी किसको, स्ट्रगल को भी और लोकल लैंग्वेज को भी। तो सिंबल क्या हो गया, लैंग्वेज ही सिंबल हो गया। इसमें क्या हो गया, जो डांस वगैरह था इसको नेशनल स्ट्रगल क्यों जोड़ा गया था, ताकि ये जो पुरानी लोकगीत, जो हमारा ऐतिहासिक, जो हमारा पुराना एंशिएंट इतिहास है, जो हमारा लोकल लैंग्वेज है पॉलिश, उसको जोड़ा जाए नेशन के स्ट्रगल से। इन दोनों को जोड़ेंगे तब तो ये हथियार की तरह काम करेगा पॉलिश लैंग्वेज, नेशन के स्ट्रगल में पॉलिश लैंग्वेज हथियार की तरह काम करेगा। और एक इसको हथियार की तरह कंसीडर किया भी गया कि भाई जो पॉलिश लैंग्वेज है वो रशियन पावर के खिलाफ एक वेपन है। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में बात की, कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिसिज्म के बारे में बात की, थोड़ा बहुत पोलैंड और जर्मन फिलोसोफर का बात समझे हम लोग। रोमांटिसिज्म के बारे में हम लोग समझे कि भाई उसमें साइंस और रीजन को ज्यादा क्वालिफाई जो करते हैं उन लोगों का आलोचना किया गया, उन लोगों को क्रिटिसाइज किया गया। इंस्टेड ऑफ दैट लोगों ने इमोशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया, जो पोएट्स थे, रोमांटिक पोएट्स, उन्होंने इमोशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया, फीलिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमने सीखा कि भाई यूरोप के अंदर सिर्फ नेशनलिज्म की भावना लड़ाई लड़ने से या लोगों में मूवमेंट करने से या फिर रेवोल्यूशन करने से या टेरिटरी बढ़ाने से नहीं, कल्चर से भी आता है। इस बारे में हम लोगों ने आज बात किया। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।